Good morning, students. Welcome to the class of Knowledge and Curriculum of B.Ed सेकेंड ईयर। आप सबका स्वागत है B.Ed सेकेंड ईयर में। और आज हम बात करेंगे आपके पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के संदर्भ में। आपकी ये जो पेपर है, इस पेपर में 6 यूनिट हैं, क्योंकि ये पेपर पहले फर्स्ट ईयर में भी था, सेकेंड ईयर में भी था। कुछ 2 साल पहले इसको फर्स्ट ईयर से हटा करके सिर्फ सेकेंड ईयर में कर दिया गया। तो उन्होंने क्या किया, तीनों यूनिट फर्स्ट ईयर के, तीनों यूनिट सेकेंड ईयर के रख दिए एज इट इज़, जिसके कारण से इसमें यूनिट कम नहीं की गई हैं। यूनिट 5 की जगह 6 ही हैं और हमें उन सबको पढ़ना है। हालांकि कई यूनिट्स में ऐसा है कि चीज़ों का रिपीटेशन हुआ है, यानी कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन हुआ है। तो वो तो हम जब क्लास होती जाएगी फर्दर ऑन करेंगे तब बात कर लेंगे कि किस चीज़ का रिपीटेशन हुआ है, किसका नहीं हुआ है। आज हम शुरुआत करते हैं आपकी यूनिट 1 का। यूनिट 1 का जो टॉपिक है या हेडिंग है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान का प्रत्यय। ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान और शिक्षा, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनको अधिकतर हम इंटरचेंजेबल रूप में, यानी कि एक दूसरे के स्थान पे प्रयुक्त कर लेते हैं। परंतु यदि हम ध्यान से देखेंगे और उनकी परिभाषाओं, उनके अर्थों के संदर्भ में देखेंगे तो हम ये पाएंगे दोनों में अंतर है। इस यूनिट में हमें जो पढ़ना है वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशन नॉलेज, यानी कि ज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। और दूसरा है सोर्सेस ऑफ अटेनमेंट ऑफ नॉलेज इन स्कूल, यानी कि विद्यालय में ज्ञान के स्रोत। और इसमें जो स्रोत के रूप में हमें पढ़ने हैं वो हैं सोसाइटी, कल्चर एंड मॉडर्निटी, यानी समाज, संस्कृति और आधुनिकता। तीसरा जो इसमें यूनिट में जो तीसरा क्लासिफिकेशन है, तीसरा पॉइंट है, वो है डिस्टिंक्शंस बिटवीन, यानी कि हमें अंतर करना है। किन चीज़ों में अंतर करना है? पहला आपको पढ़ना होगा नॉलेज एंड स्किल में अंतर, दूसरा आपको पढ़ना होगा टीचिंग एंड ट्रेनिंग में अंतर, तीसरा आपको पढ़ना होगा नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन में अंतर, और चौथा है आपका रीज़न एंड बिलीफ में, यानी ज्ञान एवं कौशल, शिक्षण एवं प्रशिक्षण, ज्ञान एवं सूचना, और लास्ट है आपका कारण एवं विश्वास। तो एक एक करके हम शुरू कर देंगे। आज हम शुरुआत करते हैं आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज से, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपका मीनिंग एंड नेचर ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का क्या अर्थ है और क्या प्रकृति है। आज की क्लास में सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज की, यानी ज्ञान की। आप सब जानते हैं, आप सब इतनी क्लासेस पढ़ के आए हैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ है कि ज्ञान किसे कहते हैं। पर क्या होता है, हम शिक्षा के साथ इसको कंफ्यूज करते हैं। आप ये कहेंगे कि ज्ञान वो है जो कि हमने आज तक अपनी कक्षाओं में प्राप्त किया है, यानी आप ने जो पिछले साल शिक्षा के बारे में पढ़ा था, तो आपने ये देखा था कि शिक्षा के 2 रूप में आपने उसके अर्थ को या उसकी व्याख्या की थी। एक था आपका संकुचित अर्थ में और एक था आपका व्यापक अर्थ में। जब हमने शिक्षा का संकुचित अर्थ में समझने का प्रयास किया था, तो हमने ये देखा था कि ये कहा गया कि शिक्षा वह है जो कि कक्ष में की जाती है, यानी कि क्लासरूम जो टीचिंग है वही शिक्षा है। शिक्षा को हमने क्या किया कि संकुचित अर्थ में अब तक जाना, और वहीं पे आपने व्यापक अर्थ में भी बात की थी। व्यापक अर्थ में क्या है, जब हम शिक्षा शब्द को व्यापक अर्थ में प्रयुक्त करते हैं तो उसको हम कहते हैं यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि एक व्यक्ति जीवन भर शिक्षा को प्राप्त करता है या जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या वो बालक जो स्कूल जा नहीं पाते, क्या वे ज्ञानी नहीं होते या उन्हें ज्ञान नहीं मिलता? और दूसरी बात ये आती है कि क्या जो हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं उनका विकास सिर्फ शिक्षा से संबंधित है, यानी अगर हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो ही हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होगा।
आप लोग इस बात पर विचार करिए कि आज से बहुत समय पहले जब विद्यालय नहीं होते थे या विद्यालयों का इतना चलन नहीं था, कई बच्चे ऐसे थे और आज के संदर्भ में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। तो क्या जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन्हें ज्ञान नहीं है? उन्हें क्या किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता? तो हम ये पाएंगे कि हमने कहीं ना कहीं ज्ञान को शिक्षा के साथ इस तरह से संबंधित कर दिया है कि हम उसको अलग रूप में नहीं देख पा रहे हैं। जब मनुष्य पैदा होता है, जब एक बालक अपने जीवन को प्रारंभ करता है, तो जो उसकी प्रवृत्तियाँ होती हैं वो पाश्विक होती हैं, या हम यूँ कहें पाश्विक होने से भी पूर्व वो किसी प्रकार का किसी भी संदर्भ में कोई रिफ्लेक्शन नहीं करता या किसी प्रकार का कोई भी गतिविधि के प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता। परंतु जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो धीरे धीरे उसके शारीरिक और मानसिक विकासों के कारण धीरे धीरे वो क्या होता है, धीरे धीरे वो अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो अपना वातावरण का ज्ञान प्राप्त करता है। तो जब एक छोटा बालक बिना विद्यालय जाए अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो एक बड़ा व्यक्ति या हम उस शिक्षा पद्धति से अलग हट करके ज्ञान की बात क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान किसी भी वस्तु के संदर्भ में, किसी भी विषय के संदर्भ में जो हमारी जानकारी है, जो हम उस विषय के बारे में जानते हैं, वह ज्ञान है। अब बच्चा जब बड़ा होने लगा तो उसने क्या किया, उसने अपने आसपास के लोगों को पहचानना शुरू किया, यानी उनका ज्ञान प्राप्त किया। उसने अपने आसपास की होने वाली आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया दी, यानी उनका ज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे वो बच्चा ये जान जाता है कि मम्मी किसे कहना है, पापा किसे कहना है, भैया किसे कहना है, कौन हमारे घर के लोग हैं, कौन हमारे घर के बाहर के लोग हैं। तो ये सब क्या है? ये सब ये बताता है कि एक व्यक्ति जैसे जैसे उसमें जो विकास है, उसके जो शरीर का विकास है, जो उसके मस्तिष्क का विकास है, सामान्य रूप में होता रहेगा, तो वह बालक आसानी से ज्ञान को प्राप्त कर, यानी ज्ञान हमारी जो मानसिक शक्तियाँ हैं, हमारी जो शारीरिक शक्तियाँ हैं, उनसे संबंधित है। और हमारा जिस भी प्रकार का वातावरण होगा वैसा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं, जब एक बच्चा किसी ऐसे परिवार से है जहाँ चीज़ों का अभाव है, तो उसकी जो जानकारी होगी वो वहीं तक सीमित होगी। एक बालक जो एक संपन्न परिवार का सदस्य है, उसकी जो जानकारी होगी वो उसके अनुसार होगी, अर्थात उसका जो वातावरण भिन्न होगा तो उसे अपने भिन्न वातावरण के तहत वो सारी चीज़ों का ज्ञान होगा जो उसका वातावरण उसे दे रहा है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मानसिक शक्तियाँ हैं उनका विकास जो हो रहा है वो ज्ञान के आधार पे हो रहा है, यानी या उनका विकास जो हो रहा है वो उस वातावरण के आधार पे हो रहा है जिसका कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जैसे जैसे वातावरण में भिन्नता होगी वैसे वैसे ही बालक के ज्ञान में भिन्नता भी होगी। अब दूसरी बात जो है कि क्या हमारी मानसिक शक्तियों का जो विकास है वो शिक्षा से संबंधित है, यानी कि जो शिक्षा है उसको प्राप्त करने से ही हमारी मानसिक शक्तियों का विकास हो रहा है या हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो रही है? तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा को प्रभावित करता है। जैसा वातावरण हमें प्राप्त होगा उस अनुसार हम शिक्षा या हम ज्ञान को प्राप्त करेंगे। अब जब हम शिक्षा को इस संदर्भ में लेंगे कि शिक्षा क्या है, जो सीखना है, जब बच्चा स्कूल जा रहा है, जब हम संकुचित अर्थों में शिक्षा को लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, यानी शिक्षा कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान को विस्तार प्रदान करता है। शिक्षा से क्या है, शिक्षा से बालक को एक प्रशिक्षण प्राप्त होता है या शिक्षा के द्वारा बालक अपने जो शक्तियां हैं उनका विकास इस प्रकार से करने में सक्षम होता है
कि वह अपने जीवन में जो समस्याएं हैं या जीवन का जो अनुकूलन है उनको प्राप्त कर सके। क्यों हम शिक्षा देते हैं बच्चों को, क्यों ये स्कूल का कॉन्सेप्ट आया? ये स्कूल का कॉन्सेप्ट आने का कारण ही यही है कि हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे बालक चाहिए जो कि अपने वातावरण के साथ समायोजित हो सकें। वातावरण के साथ कैसे समायोजित होंगे हमारे बालक? जो वो लेंगे, जो भी वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, उस शिक्षा के द्वारा वह अपने जो वातावरण है उससे संबंधित समस्याओं का समाधान कर पाएंगे, अपना अनुकूलन कर पाएंगे, जिससे कि वो अपने समाज के द्वारा स्वीकृत हो जाएं, जिस समाज में कि वो रह रहे हैं। अब बात करते हैं कि ज्ञान क्या है। अब जितनी बात आपने समझी उसके आधार पे आपको एक बात जो समझ में आएगी वो ये है कि ज्ञान व्यापक है। ज्ञान शिक्षा से तक संकुचित नहीं है, ज्ञान विद्यालयों तक संकुचित नहीं है, ज्ञान अपने आप में व्यापक है। यदि इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ज्ञान शब्द जो बना है वो ज्ञ धातु से बना है, और ज्ञ जो धातु है उसका अर्थ है जानना, बोध, प्रकाश या अनुभव करना, साक्षात अनुभव प्राप्त करना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब बालक किसी वस्तु का या किसी विषय के स्वरूप को जानने लगता है तो वही ज्ञान है। जैसे एक बच्चा जब छोटा होता है वो नहीं जानता है कि ए कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 कैसे लिखा जाता है, पर जब उसको किसी ने बताया कि ये जो बनी हुई आकृति है, इस आकृति को हम 1 बोलेंगे, इस आकृति को ए बोलेंगे या इस आकृति को हम आ बोलेंगे, तो क्या हुआ? ये हुआ कि बालक ने उस आकृति के साथ उस ध्वनि को संबंधित करते हुए उस जो आकृति जो बनाई गई, जो एक फिगर बनाई गई उसके सामने, उसको एक दूसरे से कोलेट करते हुए उस आकृति का ज्ञान प्राप्त किया। जब बड़ा हुआ बच्चा तो उसने कई जो लेटर्स हैं, कई जो वर्ण हैं, उन्हें मिला करके कैसे शब्द बनता है ये जाना। और बड़ा हुआ उसने ये जाना कि किस प्रकार से शब्दों के सही संयोजन के द्वारा वाक्य बनता है। और बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसे कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं कि कैसे पौधा उगता है, कैसे सूर्य निकलता है, वर्षा चक्र क्या है, और बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में अलग बताया जाता है, प्लस क्या है, माइनस क्या है। तो ये सब क्या है? ये सब वो सारी चीज़ें हैं या ये सब वो सारे तथ्य हैं जिनका कि ज्ञान बालक प्राप्त कर रहा है उन वस्तुओं का या उन विषयों के बारे में। तो ये सब क्या, जैसे जैसे बच्चा जानने लगता है तो क्या हो रहा है? उसके ज्ञान में अभिवृद्धि हो रही है, उसका ज्ञान बढ़ रहा है। जब तक वो उन चीज़ों को नहीं जानता था तो ऐसी बात नहीं है कि वो वस्तुएं थी नहीं, या वो जो तथ्य हैं वो इस दुनिया में या कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे, वो एग्जिस्ट करते थे। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो धीरे धीरे वो जो शब्द हैं या वो जो वस्तुएं हैं या जो विषय हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनको वो जानने लगता है, और यह जानना ही ज्ञान कहलाता है। अब यदि बालक विद्यालय नहीं भी जाता है तो भी तो वो जानता है। क्या एक व्यक्ति जो बालक विद्यालय नहीं गया, क्या वह नहीं जानता है कि ईश्वर क्या है? क्या वह नहीं जानता है कि इस दुनिया में उसको किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करना है? आपके आसपास बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कभी विद्यालय नहीं गए, परंतु उन्हें फिर भी ज्ञान है। बहुत सारे बच्चे जो शॉप्स पे मैकेनिक का काम करते हैं, आप ये पाओगे कि उन्हें पढ़ना भी नहीं आता, पर जब उन्होंने जब कभी उस चीज़ की शुरुआत की होगी तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो जो पार्ट्स हैं उनको कैसे खोला जाता है, उनको कैसे असेंबल किया जाता है, उसमें क्या गड़बड़ी हो सकती है, वो सारी जानकारी उनको मिल गई। तो ये जो जानकारी मिल गई वो क्या हुआ, वो उस वस्तु के संदर्भ में या वो उस मोटरसाइकिल या कार जिसके संदर्भ में वो रिपेयर कर रहा है उसके संदर्भ में उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो हम ये कतई नहीं कह सकते हैं कि विद्यालय तक ही ज्ञान सीमित है या विद्यालय जाकर ही
बालक को ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान हमारे वातावरण में चारों तरफ बिखरा हुआ है। ये बालक की अपनी क्षमताएं हैं, ये बालक की अपनी योग्यताएं हैं कि वो किस प्रकार से उस ज्ञान को प्राप्त करता है। अरे यार, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि व्यापक अर्थ में ज्ञान क्या है। ज्ञान एक तरह से विचारों के रूप में हमारे मन में रहता है, और जब ये विचार हमारे संकल्प बनकर एक कार्य रूप में परिणत होते हैं तभी वो ज्ञान है। क्योंकि अगर मैंने बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ा हुआ है परंतु यदि मैंने उनको अपने जीवन में उनका उपयोग नहीं किया है तो वो जो चीज़ें जो जानकारी मेरे पास है वो क्योंकि मैंने उसका उपयोग नहीं किया है तो वो ज्ञान के रूप में हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ज्ञान तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वो परिलक्षित नहीं होगा, जब तक वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगी उसके बारे में। तो ज्ञान में के अंतर्गत वो सारे विचार, वो सारी चीज़ें हमारे जो मस्तिष्क में हैं जब वो परिणत होने लगती हैं तो वो ज्ञान कहलाता है। जब ये कार्य हमारे ज्ञान के साथ स्तर को बताते हैं, क्योंकि जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उस स्तर के, अब ज्ञान का तो कोई सीमा नहीं है भाई। अगर एक मैकेनिक है वो किसी एक मोटरसाइकिल को ठीक करना सीखता है तो उसके आगे वो दूसरी और मोटरसाइकिल्स के बारे में जान सकता है, वो दूसरे और जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके बारे में जान सकता है। तो ज्ञान तो असीमित है, परंतु उसे किस स्तर का ज्ञान है, उसे किस स्तर तक या किस तरह का ज्ञान प्राप्त है, ये तब तक हम पता नहीं लगा सकते हैं जब तक कि वो कार्य ना करे। तो ये जो वो कार्य करेगा, ये सारे कार्य ही उसके ज्ञान के सीमा को या ज्ञान के स्तर को बताएंगे। ये जो ज्ञान है इसके संदर्भ में सब ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी कई लोगों ने अपने अपनी तरह से इसको बताने का प्रयास किया है। जैसे कि कौटिल्य हैं, कौटिल्य आप लोगों ने नाम सुना होगा। कौटिल्य कहते हैं कि अज्ञान के समान मानव का कोई शत्रु नहीं है। यानी कि वो कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि ज्ञान का होना ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान तो बिखरा हुआ है परंतु उस ज्ञान को यदि ग्रहण नहीं किया गया तो व्यक्ति अज्ञानी है। उसको ये पता ही नहीं है कि उसको घर के बाहर निकलेगा और उसे एक गड्ढा मिलेगा। अगर उसने एक ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उसके घर के बाहर गड्ढा है और अभी बारिश हुई है तो वो उसमें गिर सकता है, तो अगर उसे ये ज्ञान है तो वो उसके काम का है, और अगर ये ज्ञान नहीं है तो वो क्या है? वो अज्ञान है। और अगर वो अज्ञान रहेगा इस चीज़ का तो क्या होगा? घर से बाहर निकलेगा, डूबेगा। तो अब ज्ञान क्या है? ज्ञान मानव का मित्र है, ज्ञान मानव का मार्गदर्शन करता है। और अगर वो अज्ञान रहता है तो वो एक अपना ही खुद का ही शत्रु माना जाएगा, क्योंकि वो सारे तथ्यों को नहीं देख पा रहा है जो कि उसको देखने चाहिए। अब ये जो उदाहरण है इसे हम किसी भी संदर्भ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी बालक है, अगर वो विद्यालय पढ़ने नहीं गया, अगर उसे अक्षर ज्ञान नहीं है तो क्या होगा कि कल को उसके सामने यदि कोई ऐसा लेख या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसका कि उसे पता होना चाहिए और उसे पता नहीं है, तो वो क्या कर रहा है? क्योंकि उसने उस अक्षर ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है तो वो अपना ही शत्रु कहलाएगा। इसलिए ज्ञान का होना ज़रूरी है, मनुष्य को अज्ञानी होकर नहीं रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। अब दूसरी परिभाषा है एस.डब्ल्यू. टेम्पल की। एस.डब्ल्यू. टेम्पल जी क्या कह रहे हैं कि अज्ञान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु व ज्ञान सबसे बड़ा मित्र है। वही बात जो कि कौटिल्य ने कही कि अज्ञान क्या है? मानव का शत्रु है, ठीक है। और अगर व्यक्ति अज्ञान रहता है तो वो खुद का शत्रु है। इसी बात को टेम्पल जी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बता रहे हैं कि अज्ञान व्यक्ति जो है या अज्ञानी व्यक्ति जो है वो
अज्ञानता जो है वो व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, और जो ज्ञान है वो उसका सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि ज्ञान होगा तो वो अपने आसपास अपनी चीज़ों के संदर्भ में होने वाली समस्याओं को, होने वाली घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए उनसे टैकल कर सकेगा, उनसे डील कर पाएगा। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है प्लेटो की। प्लेटो कह रहे हैं अज्ञान समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। अब प्लेटो ने इतना ज़्यादा समर्थन किया इस बात को, वही बात जो कौटिल्य और टेम्पल ने कही है कि अज्ञान क्या है, अज्ञान शत्रु है मानव का। तो यही बात वो कह रहे हैं कि अज्ञान होगा व्यक्ति तो वो समस्त विपत्तियों का मूल कारण है। क्यों है वो मूल कारण? क्योंकि मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं कर पा रहा है, और जब वो अपनी समस्याओं का, अपनी चिंताओं का, अपनी उलझनों का समाधान स्वयं नहीं कर पाएगा तो वो खुद ही अपनी विपत्तियों का कारण बनेगा। तो वो यहाँ तक कह रहे हैं प्लेटो कि अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है। क्योंकि जब हम मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं और हम अज्ञानता रखते हैं, अगर हम किसी चीज़ को नहीं जानते हैं, तो यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी ही शत्रु बन रहे हैं, अपनी ही विपत्तियों को अपना बुलावा दे रहे हैं। तो अगर हमें अज्ञानी ही रहना है मनुष्य का जन्म लेकर के, तो इससे अच्छा क्या है कि मनुष्य का जन्म हम ना लें। इससे अच्छा ये रहेगा कि हम पशु या किसी रूप में जन्म लें। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है बेकर की। बेकर भी कहीं ना कहीं इसी बात का समर्थन करते हैं। वो कह रहे हैं ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है। क्योंकि अगर आप ये मानिए वास्तव में कि अगर हमें ज्ञान ना हो, अगर हमें किसी चीज़ के संदर्भ में जानकारी नहीं है, तो हम अपने ही शत्रु बनेंगे। और इस चीज़ को हम इस रूप में भी, जो बेकर ने कहा है उन्हीं शब्दों में कह सकते हैं कि ज्ञान क्या है? सर्वोच्च शक्ति है। अगर आप ये मानिए जब आदि मानव इस पृथ्वी पे आया, और आदि मानव यदि छोटी छोटी जो जानकारियाँ उसके वातावरण में थी उन्हें ग्रहण नहीं करता, वो ये ध्यान नहीं देता कि पत्थर से पत्थर टकराने पे आग की उत्पत्ति होती है, वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि आग लगने के बाद या आग में पका हुआ खाना इतना स्वादिष्ट होता है। तो आप ये समझिए आज तक हम तरक्की कैसे कर पाते? आज जो हम खाना खा रहे हैं पका पका के, आज जो हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का बारे में जानते हैं, वो सब कब संभव हुआ? वो तब संभव हुआ जब वो आदि मानव अज्ञान नहीं रहा। आदि मानव ने किसी विद्यालय में शिक्षा नहीं ली, पर उसने अपने वातावरण में होने वाली घटनाओं को बहुत ध्यान से देखा, और न सिर्फ ध्यान से देखा बल्कि उनका प्रयोग किया। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि अगर व्यक्ति ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको वो कार्य रूप में परिणत नहीं करेगा तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं बेकर की ये बात बिल्कुल सच है कि ज्ञान ही सर्वोच्च शक्ति है। ज्ञान के ही होने से सारी आज तक के जो भी हमारे समाज में, ये भी हमारे आसपास विकास हुआ है, वो विकास संभव हुआ है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की। श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा है? न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहि विद्यते, यानी कि इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान का होना आवश्यक है। अब ये जितनी परिभाषाएं हम देख रहे हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो परिभाषाएं हैं वो सारी जिन फिलोसफर्स ने दी हैं वो कहीं ना कहीं भौतिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, और जो श्रीमद् भगवत गीता की जो परिभाषा है वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसकी बात कर रही है। परंतु ये जो गीता में कहा गया है वो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि भौतिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में, दोनों ही रूप में यदि व्यक्ति को इस संसार में आकर के उसने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है तो व्यर्थ है। क्योंकि वो कह रहे हैं, गीता में कहा कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है, यानी ज्ञान का होना आवश्यक है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो वेद व्यास जी की है। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जो ज्ञान है
वो जीवन की सत्यता या सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चलना, व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी जो ज्ञान है वो व्यक्ति को सत्य क्या है, असत्य क्या है, सिर्फ इतना ही नहीं बता रहा, वो व्यक्ति को उसका बोलना, चालना और व्यवहार करना भी सिखाता है। यानी इस दुनिया में आने के बाद आप जो भी ज्ञान ग्रहण करते हैं वो ज्ञान किस प्रकार से हमारे बोलने, हमारे व्यवहार करने में हमारी मदद करता है। इसलिए वेद व्यास जी का जो कथन है वो भी दोनों परिप्रेक्ष्य में है, आध्यात्मिकता में भी और भौतिकता में भी। जब वो कह रहे हैं जीवन के सत्य का दिग्दर्शन ही नहीं कराता, यानी जीवन का सत्य क्या है, हमारा जो आध्यात्मिक सत्य है या हमारा जो ऐसा पक्ष है जिसको हम कहीं ना कहीं नकार देते हैं या जिसको हम कहीं ना कहीं ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि सिर्फ आध्यात्मिक रूप में नहीं, प्रत्युत वह व्यक्ति को बोलना, चालना और व्यवहार करना सिखाता है, यानी सांसारिक रूप में भी। यानी ज्ञान वह है जो सिर्फ आध्यात्मिक विकास ही नहीं कराए बल्कि सांसारिक विकास में भी सहायक होता है। अब इन सारी परिभाषाओं के उपरांत हम जिस निचोड़ पे आते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान वह है जो मनुष्य के चरित्र, अनुभव, कौशल का विकास करता है, जिससे मानव व्यवहार में परिमार्जन होता है। यानी ज्ञान वह है जो कि कहीं ना कहीं, जिसके होने के कारण कहीं ना कहीं मनुष्य के चरित्र का उत्थान होता है, उसके अनुभवों का उत्थान होता है, उसके कौशलों का विकास होता है और इन सब के कारण जो उसका व्यवहार है उसमें परिमार्जन होता है। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वह नहीं जानता कि उसके घर में आने वाले मेहमानों का वो किस प्रकार से स्वागत करे, परंतु जैसे जैसे वो ज्ञान प्राप्त करता है, जैसे जैसे वो अपने आसपास की चीज़ों को सीखता है, वो जान जाता है कि हमारे घर में किसके आने पे हमें उसके चरण स्पर्श करने हैं, किस पे नमस्ते करनी है, किसको गुड मॉर्निंग करनी है, और वो धीरे धीरे अपने व्यवहार में परिमार्जन करता है। तो ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक कि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। ज्ञान तभी सार्थक होगा जब हम उसका व्यवहार में उपयोग करेंगे। इस प्रकार से मुझे लगता है कि आपकी ज्ञान के संदर्भ में जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव आया होगा, कहीं ना कहीं विस्तार आपको मिला होगा। यदि आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में डाल दें, मैं देख लूँगी और आपके कमेंट्स के द्वारा आपकी समस्या का समाधान करना का प्रयास करूँगी। अब आगे हम बात करेंगे ज्ञान के प्रकारों की और ज्ञान की प्रकृति की। थैंक यू।